और अगर मुझे कहीं पर करंट डेंसिटी पता होती तो डी के छोटे छोटे एलिमेंट लेके मैं उसका इंटीग्रेशन कर लेता हूं और उससे मुझे टोटल करंट मिल जाता है। ये अब तक हम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है। और इस पे कुछ एग्जाम्पल भी हमने ऐसे किया था। एक और अच्छे लेवल का एग्जाम्पल है, वो मैं कराता हूं। देखिए वो पिछला एग्जाम्पल एक बार अपनी आंखों से गुजार लीजिए कि आपको समझ में आ गया था कि नहीं आ गया था। करंट डेंसिटी जो वेरिएबल थी, तो एक्स डिस्टेंस, एक्स जैसे जैसे आगे बढ़ते थे जो चेंज होती थी, तो हम समझ नहीं पा रहे थे किससे मल्टीप्लाई करें, तो मैं क्या किया, छोटा सा एलिमेंट यहां पर बनाया। इस तरह से एलिमेंट बनाते हैं इंटीग्रेशन के लिए। और सबसे जरूरी पार्ट यही होता है, एलिमेंट बनाने के दो रूल मैंने आपको बताया था कि कंफर्टेबल होना चाहिए और वो ऐसा होना चाहिए जिससे ओरिजिनल ओरिजिनल ऑब्जेक्ट भी बन जाए। पता चले कंफर्टेबल तो है पर काम का नहीं है, या फिर काम का तो है पर सोल्व नहीं हो रहा। दोनों ही चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कंफर्टेबल भी होना चाहिए और यूजफुल भी होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप यहाँ पर ली थी और उसका इंटीग्रेशन करके उसका एरिया निकाल के, एरिया को मैंने इस करंट डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके छोटा करंट निकाला और इंटीग्रेट करके टोटल करंट निकाला। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब ऐसा का ऐसा ही सवाल मैं आपके सामने दे रहा हूं। एक मान लीजिए मेरा रेक्टेंगुलर वायर है, रेक्टेंगुलर, सॉरी रेक्टेंगुलर नहीं बोलना चाहिए, सिलेंड्रिकल वायर है। मतलब जैसे वायर सामान्य जिंदगी में आपने देखे हैं सिलेंड्रिकल शेप के जो वायर है, इससे पहले वाला भी वायर ही था, जिसका टोटल रेडियस जो है, टोटल कैपिटल आर जो है आपको दिया हुआ है ऐसा। और इसमें पता नहीं क्यों करंट जो है, यहां से अगर मैं रेडियल डिस्टेंस आर पे जाऊं तो मेरा करंट डेंसिटी ऐसे डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर पे डिपेंड करता है। सेंटर, ये मेरा सेंटर है, सेंटर से डिस्टेंस जो है आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सेंटर नहीं बोलना चाहिए, एक्सिस बोलना चाहिए। आर सिलेंडर का एक्सिस से डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है इस पे डिपेंड करता है मेरा करंट डेंसिटी। लेट्स से करंट डेंसिटी मेरा हो जाता है 2/पाई आर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ऐसा आपका करंट डेंसिटी दे रखा है, पता नहीं क्यों 2/पाई इंटू आर यहां पर आपको दे रखा है, ठीक है। करंट डेंसिटी आर वेरिएबल है, करंट डेंसिटी आप देख पा रहे हो, वाई मतलब ये डायरेक्शन इसकी अप दे रखी है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन छोड़ो, आप तो करंट बताओ, तो बताओ टोटल करंट कितना होगा। वेरिएबल दे रखी करंट डेंसिटी, फिर से बता देता हूं। तो इसमें अगर हमें टोटल करंट निकालना होता है तो हम कैसे निकालेंगे, ये हमारा केस है। ये आईआईटी जेई लेवल का क्वेश्चन है, देखते हैं नीट वाले इसे प्रोसेस कर पाते हैं कि नहीं। आप अगर इसे सोच भी लोगे या फिर आप इसे समझ भी लोगे तो भी आपका फायदा है। मुद्दा है इंटीग्रेशन। मुद्दा क्या है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने का जो बेसिक रूल है वो है एलिमेंट लेना होता। क्वेश्चन अगर आप लिख लें, आप थोड़ा सा सोच लें एक आध मिनट, तो मुझे बताएं, फिर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। जल्दी से बता दो। डन कॉपिंग, क्वेश्चन कॉपी हो गया। यस सर। डायरेक्शन का कुछ खास लेना देना नहीं, बस आप समझ लो अप है ऐसा। अप में करंट आ रहा है, करंट ऐसा है, तो एक्स एक्सिस आई मतलब ऐसे रेडियल डायरेक्शन में है। डायरेक्शन छोड़ो, मैग्नीट्यूड दे रखा है। मान लीजिए इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो सोल्व करने के लिए आपको ऐसा फिर से फोटो बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपको हमेशा ध्यान रखना है क्वेश्चन और सॉल्यूशन में दो फोटोज बनाएं, ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि क्वेश्चन कैसा दिखेगा और सॉल्यूशन देख कैसा दिखेगा। क्योंकि फ्यूचर में जब आप इस नोट्स को देखोगे ना खुद के, तो आपको लगेगा कि यार डायरेक्ट सवाल ही जवाब है, तो फिर निकाल क्या रहे हैं, सोल्व क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा अब नया कंडीशन, दिस इज माय क्वेश्चन नाउ, एंड इनमें से जो मेरा ओरिजिनल जो चीजें हैं जिनको मैं समझता हूँ, जो मेरे काम की नहीं है, मैं उन्हें मिटा देता हूँ। ये आर डिस्टेंस पे दिया। अब देखिए ऐसा है,
अब जब मुझे इसमें एलिमेंट लेना है तो मुझे कैसा लेना है, कंफर्टेबल एलिमेंट लेना है, और ऐसा जो कि कंप्लीट हो, कंफर्टेबल और कंप्लीट। तो अगर मैं यहाँ पर, मेरे को पता है रेडियल, जो यहाँ पर आपको बिहेवियर दिख रहा होगा, रेडियस वेरी कर रही है। क्या वेरी कर रही है? रेडियस वेरी कर रही है, और रेडियस के साथ करंट डेंसिटी वेरी कर रही है। मतलब यहां से अगर किसी आर डिस्टेंस पे आप जाओगे तो आपको सेम करंट डेंसिटी मिलेगी। यहां से कुछ आर डिस्टेंस पे जाओगे तो आपको सेम करंट डेंसिटी मिलेगी। ये मेरे दिमाग में आया एक बात तो। और अगर मैं यहां पर आर डिस्टेंस पे अगर डी आर एलिमेंट ले लूं तो मेरी रिंग बन जाएगी। बोलो हाँ कि ना? ये रिंग ही मेरा एलिमेंट है इस बार। ऐसा क्यों है? क्योंकि छोटी 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 रिंग्स को रखता जाऊंगा तो डिस्क बनती जाएगी। यस और नॉट? ये रिंग दिख रही है बट 3D में ये क्या है? होलो सिलेंडर है ना? तो ये रिंग टाइप का जो है वो होलो सिलेंडर, अगर 3D में देखोगे तो रिंग पे रिंग रखी हुई, तो होलो सिलेंडर मेरा एलिमेंट है। एलिमेंट मानना बहुत जरूरी होता है। एलिमेंट किसे मान रहे ये जरूरी होता है। आर डिस्टेंस पे मैंने माना है, और इसकी विड्थ कितनी है? डी आर इसकी विड्थ एकदम इन्फिनिटेसिमली स्मॉल है, ताकि आर हमारा चेंज नहीं हो। अब मैं आर डिस्टेंस पे जाके अगर मैं करंट डेंसिटी लिखता हूं तो करंट डेंसिटी में लिखूंगा 2/पाई इंटू आर। यूनिट में बाद में सोच लूंगा। अब करंट डेंसिटी को क्या मैं लिख सकता हूं? डी करंट डी आई बाई डी ए। हाँ यही डिफिनेशन थी, 2/पाई इंटू आर। इसका मतलब क्या हुआ? डी आई अगर मुझे निकालना है तो, या फिर ऐसा करता हूं पूरा लिख देता हूं, जे लिख देता हूं ताकि तुमको अच्छा लगे। हाँ भाई, जे बराबर डी आई बाई डी आर। तो आई क्या है? जे डॉट डी ए। जे कितना है? 2/पाई इंटू आर इंटू डी ए। मतलब दूसरा ही चीज अपने दिमाग में था, ओ एरिया चाहिए मुझे इस एलिमेंट का। इस एलिमेंट का क्या चाहिए हमें? एरिया। कुछ बच्चों को तो इसका एरिया पता भी होगा। बताओ बच्चों, इस एलिमेंट का अगर हम एरिया लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2πr dr। हाँ, इसको अगर आप काट के सीधा करोगे तो 2πr डिस्टेंस की एक स्ट्रिप बनेगी। तो 2πr उसकी विड्थ लेंथ है, और डी आर इसकी विड्थ है। तो इसका जो एरिया बनेगा डी ए, वो कितना बनेगा? 2πr dr। आई बात समझ में? इसी को काट के मैंने सीधा कर दिया दिमाग में। बट अभी चूंकि आपका नोट्स फर्स्ट टाइम बन रहा है तो आप इसको दिमाग में भी लिखो और कॉपी में भी लिखो। ठीक है? तो अब मेरे को यहाँ पर डी आई का जो बेसिक पैटर्न मुझे पता चल गया, 2/पाई इंटू आर, 2πr dr। तो सबसे अच्छी बात तो पाई से पाई का हिसाब हो गया है ना। पाई पाई का हिसाब इसी को बोलते हैं। और इसका करना मुझे इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक? जीरो। रेडियस मेरी जीरो से लेके कैपिटल आर तक ले जानी, ओरिजिनल बाहर वाली रेडियस तक। तो इसमें मुझे जो करंट मिल जाएगा टोटल मिल जाएगा। बोलो हाँ कि ना? यस सर। एक आ रही है, एक आ रही है। आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। किसी को पता है आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है? मुझे पता है, r³/3। जीरो से कैपिटल आर तक। आंसर लिख आ गया 4r³/3 ऐसा करते हैं। आर की भी वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू भी सवाल में दे देते हैं। आर इज गिवन 3 मीटर। ये लीजिए, बहुत ही ज्यादा मस्त अपन ने दे दिया डेटा। तो 4/3 × 3³ हो जाएगा 36 एम्पियर। समझे? वैल्यू देना कोई बड़ी बात नहीं, वैल्यू दे ना दे आंसर तो आई गया। अब आंसर ऐसा 4/3 r³ लिखा हो, कि 4/3 × 9 27 लिखा हो, कि 36 लिखा हो, मुझे तो तीनों सेम ही लग रहे हैं। मतलब इसमें कौन सी बड़ी बात है? आगे आगे मल्टीप्लाई डिवाइड करने में तो कोई बड़ी बात है नहीं, कोई भी कर देगा। मुद्दा है एलिमेंट लेना। एलिमेंट लेके हमारे जहां यूज आ रहे हैं वहां पर वैल्यू को रखना। एक डाउट मेरे को आ गया यहाँ पे, सिंपल। हेलो? यस सर। किस किस ने इससे पहले कभी भी
बेसिक इंटीग्रेशन पढ़े हुए हैं कभी भी कि साइन थीटा यस का? आशुतोष शर्मा रेज्ड हिज हैंड, नीट वाला आशुतोष शर्मा, यस सर। बताइए। ओके, वेरी नाइस। ओके, अभी मैं ऐसा करता हूँ, आपका स्क्रीन खोलता हूँ, तब जाके मुझे पता चलेगा कि कौन सा बच्चा यश बोल रहा है। हाँ जी, अब आप अपना बोलिए तो मुझे समझ में आएगा कि सूर्यांश ने भी पढ़ा हुआ है, आशुतोष ने भी पढ़ा हुआ है, यस सर। हेमंत ने भी। व्हाट अबाउट डिफरेंशिएशन? आप लिख रहे हो, ये भी मैं यस कंसीडर सर। कर रहा हूँ। ऋतिक ने डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है, हेमंत सर। अविरल ने भी। ओके, काफी बच्चे डिफरेंशिएशन काफी ने पढ़ा हुआ है। हाँ, ठीक है। डिफरेंशिएशन का उल्टा होता, मैं पढ़ा दूंगा एक आध दिन, अपन एक्स्ट्रा क्लास लेके। ठीक है, मॉर्निंग वाली जो क्लासेस हैं, मतलब यूं समझो, अब आप 12th में हो तो आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगी ही, क्योंकि 12th में ही हो आप, डायरेक्ट 12th में हो। 11th आपका कोरोना की जय हो गया है ना, और ना ही आप हमारे से संपर्क में थे 11th में, तो दैट इज ऑल्सो अ थिंग। डन। यस सर। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, द न्यू एन प्लस वन। वो मैंने कल भी लिखाया था, मुझे पता है, इसलिए मैं आज नहीं लिखवा रहा हूँ। नोट्स खराब होते हैं बार बार लिखने से, बच्चों को लगता है कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है सबने यहाँ तक कॉपी कर लिया होगा। अब हम आ जाते हैं अगली बात पे, जो कि है ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इससे पहले कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़े, मैं आपको बता देता हूं कि यूजुअली जब हमारा सिंपल लाइफ में हमारा इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहा था, फ्रीली जब घूम रहा था, यहां पर देखिए बिना किसी इन्फ्लुएंस के जब यहां घूम रहा था, व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिक, ये तो 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड की स्पीड से, बहुत ज्यादा हाई स्पीड से ये जाता था। बट ये कोलिजन करके बाजू में कोलाइड हो गया, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऐसे 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 हो जाता। हाई स्पीड होती पर इफेक्टिवली वो वहीं वहीं नाचता रहता है। ठीक है, तो जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहां अप्लाइड नहीं होता, तो चार्ज जो है रेंडमली बहुत हाई स्पीड से मूव करता है, बहुत हाई स्पीड से मूव करता है, बट वो रेंडमली इधर उधर कोलाइड करता है और इफेक्टिवली वो बहुत कम डिस्प्लेस होता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। काफी हाई स्पीड होती है, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड की स्पीड होती है इसकी, कुछ भी नहीं हो रहा है तब। ठीक है, परंतु परंतु जब अपन बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड बोलता हूं, एक बार सोच लेते हैं। वेलोसिटी ही सही रहेगा क्योंकि चार्जेस डिफाइन है। वीडी से बोला जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब है कि क्या होता है जब हम एक्चुअली सामान्य परिस्थिति में, तो चार्ज जैसे मूव कर रहा है उसका मैं फोटो आपको बना देता हूं। सामान्य परिस्थिति में हमारा चार्ज इधर गया, मान लीजिए यहां से शुरू हुआ, इधर टकराया, फिर इधर आया, इससे भी टकराया, यहां गया, इससे टकराया, यहां गया, इससे टकराया, यहां गया, और यहां पहुंचा, और यहां पहुंच गया। ऐसे टकरा रहा बहुत है, सबको इधर उधर मूव कर रहा है और यहां पहुंचा। ठीक है, तो यहां पर हमारा जब कुछ भी नहीं था सिस्टम में, तो सामान्य परिस्थिति हमारा मोशन इस तरह से था, ब्लू वाला। ठीक है ना, सामान्य ए से यहां से शुरू किया और बी पे पहुंचा। हाई स्पीड थी इसकी, बेचारे की बहुत तेज स्पीड थी, बट टकराया इतने लोगों से टकराया कि सही जगह, मतलब सही जगह तो नहीं, बी पर पहुंचने में भी बहुत टाइम लगता है इसको। ठीक है ना, इफेक्टिवली मूव नहीं करता, बट बहुत तेज तेज मूव करता है। समझ गए? अब दूसरा जो केस है, अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए मैं इसमें अप्लाई कर दूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई अगर अपन कर देते हैं तो उसका जो पाथ है लाल रंग का हो जाता है मान लीजिए, तो वो यहां से यहां पहुंचता है, थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस हो जाता है, क्योंकि दोनों कोलिजन के बीच में थोड़ा सा टाइम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, मान लीजिए इसमें कुछ चार्ज था क्यू, जो कि हमें पता है इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन के पार को जानते हैं हम कि क्या होता है, बट लेट से चार्ज क्यू है, तो Q इंटू ई जो है हमारा फोर्स हो जाएगा। और अगर मैं मास भी निकाल लूं तो मास से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अभी तक जो लिखा उसमें किसी को डाउट है क्या?
नो सर। मैंने मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा अप्लाई किया पीछे, तो पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और चार्ज मेरा मान लीजिए इलेक्ट्रॉन होता, नेगेटिव चार्ज होता, तो नेगेटिव चार्ज इफेक्टिवली क्या होगा, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। बोलो हाँ कि ना। और Yes, sir. इतना भी अगर इसे टाइम मिला है तो थोड़ा सा ये आगे खिसक जाएगा, और इसी तरह यहां पर भी ये थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा, परंतु यहाँ ये थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा, 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 थोड़ा सा मतलब हर बार थोड़ा थोड़ा आगे वो खिसक रहा है, क्योंकि एक्सिलरेशन हमेशा आगे ही है, समझे। और अगर आप पॉजिटिव चार्ज से एनालाइज करना चाहते हो तो मैं क्यू लिख देता हूँ और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से लगा देता हूं, आपको अच्छा लगेगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है तो वो थोड़ा थोड़ा आगे खिसकता रहता है, एकदम थोड़ा थोड़ा सा, तो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा ना उसको। और यहां कोलाइड होगा और फिर वो अगला, मान लीजिए अगला कोलिजन यहां होता है थोड़ा सा आगे, और फिर उसका अगला कोलिजन थोड़ा सा आगे होता है, तो इफेक्टिवली वो बी पे ना पहुंच के बी डैश पे पहुंचता है, क्योंकि थोड़ा सा उस पर इम्फेक्ट आया है। हर बार उसको दो कोलिजन के बीच में एक पर्टिकुलर रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, मतलब जनरली ये डिफाइंड होता है, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। रिलैक्सेशन टाइम मतलब कितनी देर रिलैक्स कर रहा है बिना कोलिजन के, कितनी देर रह रहा है कोई भी पार्टिकल। जब रैंडम मोशन होते हैं ना तभी जनरली इसी बात करें, मतलब जब बहुत सारे लोग भाग रहे हो तो रिलैक्सेशन टाइम की बात करें। दो बंदों में नहीं करेंगे, दो बंदे भागे, एक बार टकराए, अब वो कभी वापस नहीं मिलेगा, और टकरा गया तो वो भाग जाएगा फिर, ठीक है, समझे। कोलिजन में हम लोग ये बात पढ़ेंगे कि ऐसे सिंपल कोलिजन एक ही बार होता है, मतलब ऐसा कुछ, तो वो उसमें हमारा रिलैक्सेशन टाइम डिफाइन नहीं होता। बट इस तरह से जब मल्टीपल, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, बहुत सारे चार्जेस है ना इसमें, बहुत सारे कोलिजन होते हैं, तो बहुत सारे हमारे पास यहाँ पर जो है कोलिजन होते हैं, तो कोलिजन के बीच का जो गैप होता है वो एक एवरेज गैप, वेरी वेल डिफाइंड होता है वो एवरेज गैप, उसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और उस रिलैक्सेशन टाइम की वजह से थोड़ा थोड़ा हर बार रिलैक्सेशन टाइम मिलता जा रहा है, और वो ऑब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा हर बार शिफ्ट होता जा रहा है। तो ये जो शिफ्टिंग होती है ना यहां से यहां तक, अब जो ए से बी तक पहुंचने का टाइम था ना, मान लीजिए टी ए बी इंटू एक, यहां पर ये वी डी इंटू कॉन्स्टेंट, मतलब आप ये देखोगे कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर फोर्स है, यहां पर एक्सेलरेशन है, फिर भी जो मोशन ऑफ द पार्टिकल है अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, उसका जो वेलोसिटी रहेगा ना इफेक्टिवली, वो कांस्टेंट वेलोसिटी आता है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आता है नई पोजीशन पे जब वो पहुंचता है, तो वो वी डी इंटू टी, इससे करके हम लोग यहां देखते हैं कि जो टाइम बीता इंटू एक कॉन्स्ट टाइम के प्रोपोर्शनल हमारा यहाँ आंसर आता है, डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम के प्रोपोर्शनल आता है। तो वेलोसिटी, जैसे डिस्प्लेसमेंट अगर के इंटू टी आया है, तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस एस लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंशिएशन करते हैं तो आंसर आता है के कांस्टेंट, और यही कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। अब देखिए वापस इसको दूसरे शब्दों में बताता हूं मैं कि भैया ड्रिफ्ट का मतलब होता है बह जाना, है ना। टोक्यो ड्रिफ्ट आपने सुना होगा, एट द स्टार्टिंग ऑफ द वीक गाना भी सुना होगा, फास्ट एंड फ्यूरियस की 4th मूवी है। तो ड्रिफ्ट का मतलब होता है जिधर हम जा रहे हैं उसके अलावा हमारा मोशन हो, मतलब उसमें क्या होता है, गाड़ी इधर मुड़ती है और यूं घूमती है और ऐसे जाती है, तो उसमें एक्स्ट्रा मोशन होता है। मतलब गाड़ी ऐसे सीधी जानी चाहिए थी, पर ब्रेक लगाने की वजह से वो दो डायरेक्शन में सीधी भी जाती है और ऐसे भी जाती है, समझे। तो उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट। या फिर रिवर मैन प्रॉब्लम, अगर बचपन में कभी आपने सुना होगा, रिवर और मैन, मैन यहां से ट्राई करता है तो रिवर उसे बहा ले जाती है, और वो यहां नहीं पहुंचता है जहां उसके कपड़े सूख रहे हैं, वो वहां पहुंचता है जहां उसे नदी ले जाती है, क्योंकि वो ट्राई ऐसा कर रहा है पर नदी से इधर ले जाती है, वो यहां पहुंचता है, तो बाकी रास्ता उसे कीचड़ में नदी के किनारे पैदल चल के आना पड़ता है, आना जरूरी है। और जो ये नदी से बहा ले जाती जितना, उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट। अंग्रेजी सिंपल वर्ड है, ड्रिफ्ट मतलब बह गए। डू नॉट गेट ड्रिफ्टेड अवे, वी आर लर्निंग करंट इलेक्ट्रिसिटी, लेट्स रिमूव दिस रिवर मैन प्रॉब्लम, समझे। ड्रिफ्टेड अवे मतलब बह जाना, तो ऐसे हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं। तो ड्रिफ्ट बोलते हैं इसे, मतलब जितना जा रहा था उसके अलावा जो ड्रिफ्ट होता है, उसे उसे जो उसका जो मेजरमेंट है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। और खास चीज ये है कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहां पर कांस्टेंट आती है। यहां पर जो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करोगे तो ड्रिफ्ट, यूनिफॉर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको यहां पर मिलेगी।
तो यहां पर जो मोशन यहां से यहां तक हुआ वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू टाइम ऐसे कांस्टेंट, मतलब इनटू जो डिस्प्लेसमेंट है, हमें उम्मीद थी एक्सेलरेशन है, इसका मतलब हाफ एटी स्क्वायर ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए, बट एक्सेलेरेशन वाला टर्म इसमें आता ही नहीं है सरप्राइजिंगली, और केवल ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहां पर आ जाता है। मतलब एक्सिलरेटेड होने के बावजूद यहां पर जो मोशन होता है वो यूनिफॉर्म मोशन की तरह होता है अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्स एक्सिस में अगर आप एनालाइज करोगे तो एक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अगर आप एनालाइज करोगे तो आपका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन की तरह एक्ट करता है। ओके, छापो। और ये काफी कम होता है, बहुत छोटा अमाउंट होता है, डायरेक्ट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो वेरी स्मॉल होता है। 1 मिलीमीटर पर सेकंड मतलब बहुत ही कम होता है, बट फिर भी मायने रखता है, उसी से हमारा एनालिसिस होगा। As soon as we apply potential difference across the conductor, the charges in conductor move with a very slow and constant speed known as drift speed। ठीक है, इस स्पीड को या ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, ये बहुत छोटा होता है और कांस्टेंट होता है, जबकि हमारी उम्मीद ऐसी थी कि एक्सेलरेटेड आंसर आना चाहिए, क्योंकि हमारा फॉर्म में एक्सेलेशन है। एक्सेलेशन होने के बावजूद प्रेजेंट है, एक्सेलेशन क्या है, प्रेजेंट होने के बावजूद हमारी जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन की इफेक्टिवली कैसी आती है, कांस्टेंट आती है। ये सरप्राइजिंग फैक्ट है, दैट्स व्हाई वी आर अंडरस्टैंडिंग, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट। कनेक्टेड हो बच्चों, आवाज आ रही है, सब लोग छाप रहे हैं? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. इसको ऐसे बोल सकते हैं, द मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड, द मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड ऑफ चार्जेस in a conductor when there is some external potential difference। सर ये वेरी स्लो के आप बात और कांस्टेंट के पहले क्या लिख रहा है? क्या कांस्टेंट, वेरी स्लो सर एंड उसके पहले कांस्टेंट, मूव विद अ very slow and constant speed known as drift speed। The maximum constant speed of charges in a conductor when there is some external potential difference is applied।
एक और छोटा सा पॉइंट, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस लिख दो, चार्जेस मूव्स इनसाइड अ कंडक्टर, there is some resistive force proportional to velocity and in opposite direction of it, ऑफ वेलोसिटी लिख देता हूं फिर से, ऑफ वेलोसिटी, इट लिखना भी बात एक ही, बट वेलोसिटी पूरी बात होगी। Charges move inside a conductor, there is some resistive force proportional to the velocity and in opposite direction to the velocity। ठीक है, फुल स्टॉप यहां पर हो गया। इसको मैं बता देता हूं, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा है तो मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज माना तो क्यू ही मेरा ऐसा होएगा, इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स आएगा ऐसा, E इंटू ई, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आएगा। और अब इधर की डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी ग्रो करना शुरू करेगी, तो पीछे की डायरेक्शन में कुछ रेजिस्टिव फोर्स आ जाएगा। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ये जो है वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल, अब कोई रेजिस्टिव फोर्स मान लीजिए एफ रेजिस्टिव जो है वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊंगा तो केवी ऐसा कुछ आएगा। ऐसा ये खास तरह की, मतलब अगर कभी वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल कोई फोर्स आता है ना, तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि इसकी मैथमेटिक्स इज गोइंग टू बी वेरी इजी। हालांकि वन डायमेंशन मोशन में हम इस चीज की स्टडी करते हैं, बट अभी भी हमें राजी होना चाहिए कि हाँ भाई बड़ी अच्छी बात है। अब अगर मुझे ये वेलोसिटी पता करनी है, अब देखिए इफ वी मैक्स, अगर मैं मैक्सिमम, देखो मुझे पता है वी ड्रिफ्ट क्या होता है, ड्रिफ्ट स्पीड वो मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड है वी मैक्स। अब देखो मैं बताता हूं क्या हो रहा है, इधर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है, अब फोर्स जो है उसकी वजह से वेलोसिटी बढ़ रही है इधर, अब वेलोसिटी बढ़ रही है तो ऊपर पीछे अपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टिव फोर्स बढ़ रहा है, इधर वेलोसिटी बढ़ रही है, इधर रेजिस्टिव फोर्स बढ़ रहा है, ठीक है। अब जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी ये फोर्स भी बढ़ेगा, ये फोर्स बढ़ेगा तो जो ओरिजिनल फोर्स था E इंटू कैपिटल ई, भाई साहब ये बेचारा कांस्टेंट है, ये वाला जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, ये बढ़ रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा ना कि ये इसको कैंसल आउट ही कर दे, दोनों फोर्स एक दूसरे को मार दें, क्योंकि वेलोसिटी तो धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि अगर इधर वाला फोर्स ज्यादा है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो पीछे वाला फोर्स भी बढ़ेगा, तो दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, दोनों फोर्स अगर एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे तो एक्सेलेरेशन एफ नेट कितना हो जाएगा, 0। इस केस में एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगा, 0। अब एक्सेलेरेशन नहीं है तो वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, जब एक्सेलेरेशन 0 होता है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, हाँ कि ना, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई मतलब अब नहीं बढ़ेगी, तो अब ये भाई साहब भी नहीं बढ़ेंगे, तो ये तो पहले ही नहीं बढ़ रहा था तो कट जाएगा, हमेशा ही कटा हुआ ही रहेगा, मतलब एक बार जो ऐसा मैक्सिमम स्पीड ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो उसके बाद उसी स्पीड से चलेगा। बोलो हाँ। हाँ सर। श्योर? sure. वापस रिपीट करूं, सुनो, इस डायरेक्शन में फोर्स है तो इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन आएगा, शुरू में इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन आएगा, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रही है, बट जैसे ही वेलोसिटी आएगी पीछे की डायरेक्शन में केवी आएगा, बोलेगा किधर बढ़ रहा है भाई रुक, तो वो थोड़ा फोर्स को कम कर देगा, एक्सेलेरेशन को कम कर देगा, बट एक्सेलेरेशन स्टिल इधर ही होगा, तो वेलोसिटी और बढ़ेगी, तो केवी और बढ़ेगा, केवी बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा बट वेलोसिटी फिर और बढ़ेगी, केवी और बढ़ेगा, एक समय ऐसा आ जाएगा केवी इतना बढ़ जाएगा कि ई इंटू कैपिटल ए को बैलेंस कर दे, और E इंटू कैपिटल ई को बैलेंस कर देगा, तो इसका मतलब नेट फोर्स 0 है, मतलब एक्सेलेरेशन 0, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, इसके बाद वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, और अगर वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी, कांस्टेंट भी हो जाएगी, हाँ कि ना, मतलब अगर वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी तो ये भाई साहब कांस्टेंट हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट है। तो अब मैं इसको दूसरे मेथड से बताता हूं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सर आपने बताया था मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो, तो अगर मैक्सिमम, अगर आपको वेलोसिटी निकालनी, किसी भी चीज का मैक्सिमा करना होता है तो डीवी बाई डी टी, उस चीज का डिफरेंशिएशन 0 करना होता है,
उस चीज का डिफरेंशिएशन कितना करना होता है, 0। अब आपको बता दूं डिफरेंशिएशन वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन होता है एक्सेलरेशन, वो आपको कितना करना है, 0। अगर एक्सेलरेशन 0 है इसका मतलब फोर्स भी 0 होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इनटू मास, तो फोर्स अपॉन मास ऐसा लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। तो मतलब नेट फोर्स भी इस पे 0 होगा। नेट फोर्स अगर 0 है इसका मतलब केवी किसके बराबर है, ई इंटू कैपिटल ई के। किसी को कोई दिक्कत है इस बात में? और एक और बात बता दूं, ये जो v होगा वो एरा गेरा v नहीं होगा, वो होगा vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, क्योंकि इसके बाद वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं, एक्सेलेरेशन हो गया 0 तो वेलोसिटी हो जाएगी कांस्टेंट। तो ये मैक्सिमम और कांस्टेंट वेलोसिटी, समझे? अरे vd इज, अब यहां पर जो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो इस तरह से आपको मिल जाता है k इंटू वी डी बराबर ई इंटू स्मॉल ई। यहां पर मैंने काट के भी यही लिखा है और ऐसे भी यही लिखा है, थोड़ा सा दिमाग में रख लोगे तो आपको कोई ज्यादा नुकसान नहीं। कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहे होते हैं तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है और उस समय एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। एक्सेलरेशन 0 होता है, वेलोसिटी चेंज नहीं होती। यहां पर भी मैंने बताया था कि सरप्राइजिंगली जो ये डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, हाफ ए टी स्क्वायर का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि थोड़े समय बाद जैसे ही एक माहौल बनता है, जैसे ही आपने बटन दबाया थोड़ी देर बाद कांस्टेंट स्पीड वो गेन कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, समझे? रिलेट हुआ कि ऐसे ही बता दिया मैंने आपको? यस सर। चलिए अब इसे यहां तक कॉपी कर लीजिए। कोई डाउट आ सर गया क्या? हाँ, सर v drift इज इक्वल्स टू क्या लिखा है? कहां पढ़ू मैं? वी ड्रिफ्ट इज टू वी मैक्स, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगल अला। तुम लोग यार गजब कर रहे हो यार। मैक्सिमम ही तो है, मैंने ऊपर ही बता दिया कि मैक्सिमम कहीं लिखा हुआ है, ऊपर वाली लाइन में रह गया वो। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी है तो मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि किसी भी चीज का मैक्सिमा निकालते तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन 0 मतलब नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स 0 मतलब केवी और ईडी, ई इंटू ई एक दूसरे को काट देंगे, तो वीडी का आपको बेसिक इक्वेशन यहाँ पर बेसिक बात पता चल गई, ठीक है? यस सर। और अगर आप वीडी की वैल्यू बात करना चाहें, हालांकि ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाते हम, बट आपको समझा रहा हूं कि ऐसे भी लिख सकते हो। फ्यूचर में जैसे आप देखोगे जब बड़े होगे तो इस चीज को ये बोलते हैं कि वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होती है, और जो इसकी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है वो कहलाता है मोबिलिटी। क्या कहलाता है? मोबिलिटी, ई बाई के। मोबिलिटी का सिंबल होता है म्यू। मोबिलिटी अगर इलेक्ट्रॉन की करते तो म्यू ई, प्रोटॉन की करते तो म्यू पी, इस तरह से, होल की करते तो म्यू एच, इस तरह से लिखा जाता। तो मोबिलिटी मतलब म्यू, सिंबल क्या है, रीड म्यू, नॉट न्यू, दिस इज न्यू, वी आर नॉट राइटिंग दैट। तो मोबिलिटी होता है, ये जो कोएफिशिएंट है वही हमारा मोबिलिटी था, ई बाई के। सर एक के वी डी को स्मॉल और कैपिटल से इक्वेट कैसे? ओके, मैंने यही तो समझाया 3 बार। फोर्स 0 किया ना, ये तो समझ में आ गया तुम्हें, फोर्स 0 है। अच्छा सर, वो ई ई मतलब क्यों है सर, वो स्मॉल ई जो वो क्यों है मतलब? एक्सिलरेशन, फोर्स अपॉन मास। फिर से ट्राई करते हैं। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन 0 होता है उसके मैक्सिमा के लिए बच्चों, मतलब एक्सेलरेशन होना चाहिए 0। एज वी नो फोर्स बराबर एम है, ये हम गलत जानते हैं, वो होता है टोटल फोर्स बराबर एम है। तो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो टोटल फोर्स कैसा होगा, 0 होगा, हाँ कि ना? टोटल फोर्स अगर 0 यस होगा सर। तो
स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई पीछे है और केवी आगे है, तो केवी आगे वाले को पॉजिटिव, पीछे वाले को नेगेटिव करके 0 लिख देता हूं, उसके बाद ये आया। अब ठीक है क्या? यस सर। हाँ, मैंने यही पहले भी लिखा था। इतना भारी चीज नहीं है, टेक इट लाइट। जो भारी आएगा मैं बोलूंगा इसको याद करना ही, ये याद होना ही चाहिए, ये इसके बिना कुछ नहीं होगा, अलग से बोलूंगा मैं, समझे? बस इसमें जो खास चीज है याद रखना है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है प्रोटॉन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लाइट होता है। LIGHT, लाइटर, है ना? इलेक्ट्रॉन हल्के होते हैं, नहीं हल्के होते हैं, इस वजह से इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी अच्छी होती है, इलेक्ट्रॉन अच्छे से मोबाइल करता है, मतलब अच्छा स्पीड पकड़ लेता है। प्रोटॉन थोड़ी कम स्पीड पे चलते हैं, कम नहीं मतलब 1000 गुना कम स्पीड पे चलते हैं सेम कंडीशन में, क्योंकि प्रोटॉन का मास 1000 गुना ज्यादा होता है, पता है तुमको? मतलब लगभग 1000 गुना। यस सर। ओके ठीक है फिर। तो ये चीज जरूर आपको जैसे मतलब थोड़ा सा दिमाग में रखनी है, ये चीज जो है वो काम की है, ऊपर जो लिखा है उतने काम का नहीं है। मोबिलिटी का फॉर्मूला, मोबिलिटी जो है ध्यान रखना, ये यूज करेंगे मॉडर्न फिजिक्स में इस साल के अंत में, इसको यूज करूंगा तब मैं बोलूंगा अब इसे याद कर लो, ठीक है ना? जिसे याद करूंगा उसी को, और वो भी कहा? सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के आसपास, ठीक है ना? सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स के आसपास सेमीकंडक्टर चैप्टर चलेगा, चैप्टर लास्ट में चलेगा, उस समय आपको ये मोबिलिटी यूज करूंगा, अभी इसका कुछ खास यूज नहीं है। इज दैट फाइन? यस सर। यस सर। देखिए अब जो मेरे को यहाँ इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो सही फॉर्मूला है वो मुझे आपको अपने सामने यहाँ पर प्रूव करना है कि सही फॉर्मूला, जो बेस्ट फॉर्मूला जो आपके काम का है वो यहाँ पर मुझे लाना है। तो मैं क्या करता हूँ, करंट से रिलेटेड कुछ बात करता हूँ। करंट से मुझे, करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ फॉर्मूला होता है I इज टू NEAVD, I इज टू NEAVD होता है। अब वही चीज मैं आपके सामने प्रूव कर रहा हूं कि वो कैसे होता है। अब मुझे पता है कि ये हमारा जो करंट है, चार्ज जो है अलग एक्सटर्नल फील्ड में, जो अगर हमारा चार्ज की बात करें तो ये VD वेलोसिटी से, VD कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, जो कि अजीब है बट सच है। VD स्पीड से ये मूव कर रहा है। लेट्स से मैंने T टाइम तक एनालाइज किया, तो यहां पर जैसे मैं यहां से इस एरिया, इसी को मैं एनालाइज करना चाहता हूं, तो ये मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया A है, क्योंकि ये मेरा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया था, मान लीजिए आसान रखने के लिए। तो अगर मैं T टाइम तक एनालाइज करूंगा तो ये कितना आगे चला जाएगा, VD इंटू टी चार्ज इसमें से बह जाएगा, मतलब VD इंटू टी वॉल्यूम यहां से पास हो जाएगा, VD इंटू टी वॉल्यूम नहीं, लेंथ पास हो जाएगी। इज दैट फाइन? मतलब जो चार्जेस यहां होंगे वो यहां पहुंच गए होंगे। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? यस सर। यस सर। चलो फिर मैं लिखता नहीं हूं, बस थ्योरी बताता हूं, अगले क्लास में कवर करूंगा। तो ये VD इंटू टी लेंथ आगे बढ़ चुका है, ए एरिया है, तो VD इंटू टी इंटू ए वॉल्यूम मेरा यहां बन जाएगा, ए इंटू VDT। इतना मेरा वॉल्यूम यहां से इस जगह से पास हुआ है, 1 नंबर जो पॉइंट मैंने यहां बनाया वहां से। और अगर यहां से मुझे चार्ज पता करना है तो मैं चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो होता है N। तो N इंटू VD इंटू टी इंटू ए, ये मेरा चार्ज हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन करूंगा तो T हट जाएगा, तो यहां पर आंसर आएगा NEAVD। चार्ज, चार्ज डेंसिटी इंटू चार्ज भी करना पड़ेगा, मैं कल बताऊंगा। करंट जो यहाँ पर dQ/dt जो आएगा वो आएगा NEAVD, कल हम डिराइव करेंगे। आज का समय खत्म हो चुका है, अच्छे से रहिए, हाथ धोते रहिए अपनों के पास, पराइयों से दूर, मास्क लगाइए, हेल्दी रहिए।